दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज के इस भाग 6 में हम पढ़ेंगे चीन की साम्यवादी दल में किस प्रकार उदय हुआ और वहाँ जो ताइवान था उसका आखिर क्या किस्सा था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों पिछले भाग में भी हमने चीन के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि चीन का आधुनिकीकरण का जो इतिहास है वो किस तरह से शुरू होता है और वहाँ पर चीन में सन यात सेन के नेतृत्व में किस तरह से गणतंत्र की स्थापना होती है और चियांग काई शेक की वहाँ पर क्या भूमिका होती है, इस बारे में हमने अध्ययन किया पिछले भाग में। आज के भाग में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि चीन में जो साम्यवादी जो दल है उसकी स्थापना किस तरह से होती है और किस तरह से वो ताइवान का उसके साथ संघर्ष होता है, उस पर चर्चा करेंगे आज के इस भाग में। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले चीनी साम्यवादी दल का उदय किस तरह से होता है। चीनी साम्यवादी दल में हम सबसे पहले बात करें कारण और पृष्ठभूमि की कि आखिर जो चीन के साम्यवादी दल था इसका आखिर स्थापना क्यों हुई, आखिर दल क्यों उभर कर सामने आया था। पिछले भाग में हमने देखा था कि चियांग काई शेक जो थे, क्विमिंतांग जो उनकी पार्टी, उनका जो दल था उसमें किस तरह से संघर्ष हुआ था, किस तरह से उन्होंने साम्यवादियों को पराजित कर दिया था, उन्हें धकेल दिया था पीछे या उन्हें समाप्त करने की कोशिश की थी। तो अब देखते हैं कि कारण और पृष्ठभूमि क्या है। कारण दोस्तों इसका है कि जापान का जो आक्रमण था और कुओमिंतांग की असफलता वो मुख्य रूप से इसका प्रमुख कारण थी कि चीन में साम्यवादी दल का उदय हुआ था। जापान का जब आक्रमण हुआ तो कुओमिंतांग जो दल था, वो जो संगठन था, वो उस जापान के आक्रमण का सामना नहीं कर पाया और उसकी उसमें पराजय हुई थी। तो इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश था। तो एक तो कारण ये था। दूसरी बात है इस वजह से वहाँ कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गए थे। कई तरह के पर्यावरण संकट भी वहाँ पर उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। तो इन प्रमुख कारणों से, इस प्रमुख पृष्ठभूमि की वजह से साम्यवादी दल के उदय के लिए एक पृष्ठभूमि, एक आधार भूमि तैयार होती हुई हम देखते हैं। साम्यवादी दल की, चीनी साम्यवादी दल की अगर हम बात करें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, इसके लिए ये जो शब्द है इंग्लिश का वो भी आपको याद रखना चाहिए। चीनी साम्यवादी दल तो आपको याद होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी भी कई बार ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इस अध्ययन के दौरान, तो आप याद रखिए कम्युनिस्ट जो शब्द है वो भी इसके लिए, यानी साम्यवादी दल। स्थापना 1921 ईस्वी में, तो कम्युनिस्ट शब्द को आप ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट दल एक ही बात, या फिर साम्यवादी दल, तो ये शब्द भी आपको याद रहना चाहिए। रूस की क्रांति, ये जो स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की या साम्यवादी दल की स्थापना हुई 1921 ईस्वी में, इसके पीछे प्रमुख कारण था कि ये जो पार्टी थी, ये जो दल था, ये रूस की क्रांति से अत्यधिक, रूस की क्रांति के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो रूस की क्रांति से प्रभावित था। इसके अलावा जो लेनिन थे, रूस की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे, अगुवा थे, उनके विचारों से ये साम्यवादी दल अत्यधिक प्रभावित था। तो उनके विचारों की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा माओ त्से तुंग का नेतृत्व और कुओमिंतांग का अंत हो गया था। माओ त्से तुंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चीनी साम्यवादी दल है उसको माओ त्से तुंग का नेतृत्व मिलता है। माओ त्से तुंग यहाँ इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, यहाँ इसकी स्थापना करते हैं, जबकि कुओमिंतांग का अंत यहाँ पर हो जाता है। कुओमिंतांग जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है इस दौर में। आमूल परिवर्तनवादी, एक खास बात थी कि जो साम्यवादी दल था ये आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण था इसका, यानी व्यवस्था में ये आमूलचूल परिवर्तन में विश्वास करते थे। ये जो पुरानी व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में उनका विश्वास था और एक नई आर्थिक व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। एक नई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को ये लोग लागू करने में विश्वास करते थे। इसके अलावा कई जो ये साम्यवादी दल था, इन्होंने कई तरह के किसान परिषदों का गठन किया, जमीनों पर कब्जे किए और पुनर्वितरण, उन जमीनों पर कब्जे करके उनका पुनर्वितरण कर दिया। जो भूमिहीन लोग थे उनके बीच में उनका पुनर्वितरण कर दिया और एक तरह से एकीकरण करने का प्रयास किया पूरे राष्ट्र का। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ाद सरकार और सेना पर जोर, इन्होंने मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया, आज़ाद सरकार की स्थापना पर और सेना पर जोर इन्होंने मुख्य रूप से दिया। और ग्रामीण महिला संघों का प्रोत्साहन इन्होंने दिया, ग्रामीण स्तर पर इन महिलाओं के, युवाओं के संगठनों को महत्व दिया इन्होंने, और विवाह कानूनों का इन्होंने पुनर्निर्माण किया। अब हम देखते हैं एक दौर बीच में जाकर क्या होता है। कम्युनिस्ट पार्टी और लगभग 1940 के आसपास क्या हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच वापस संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कुओमिंतांग जो चियांग काई शेक के नेतृत्व में बना था, ये कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में यहाँ संघर्ष शुरू होता हुआ दिखाई देते हैं। और जो कुओमिंतांग जो थी वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, साम्यवादी दल को एक तरह से पीछे खदेड़ देते हैं, उससे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या, जो साम्यवादी दल है उसने 1941 ईस्वी में अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए एक घटना उस दौर में होती है, उसे कहते हैं लॉन्ग मार्च का उन्होंने आयोजन किया था। तो 1941 में साम्यवादी दल ने एक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था और कहाँ से, सांक्षी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र उन्होंने तय किया था और येनान में अपने कार्यक्रमों को लागू किया। यहाँ से चलकर वहाँ येनान में गए और वहाँ उन्होंने अपने इन कार्यक्रमों को लागू किया। यहाँ पर वो आप मानचित्र देख सकते हैं, येनान ये जगह है, किस तरह से यहाँ से शुरू होती है
ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है, किस तरह से वो यात्रा, किस तरह से मोड़ के कहाँ कहाँ वो यात्रा और किन रास्तों से वो यात्रा जाती है, ये पूरा रास्ता आपको दिखाया गया है। तो ये जो चीन के इतिहास में अपनी राजनीतिक पेठ बनाने में इस लॉन्ग मार्च का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साम्यवादी दल का जो राजनीतिक भूमिका बाद में जाके चीन में हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लॉन्ग मार्च के द्वारा चीन में उसने अपनी प्रमुख पेठ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। अब युद्ध के बाद क्या होता है, लेकिन जब इसी बीच 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, 1939 से लेकर आपको पता 1945 के बीच ये दौर है द्वितीय विश्व युद्ध का। और इस दौर में क्या है कि कुओमिंतांग की पराजय होती है, कुओमिंतांग पराजित होता है युद्ध में। पराजय के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पर अधिकार, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी दल है जो चीन का, वो सत्ता पर स्थापित हो जाता है। और पूरे आगे का जो इतिहास है वो साम्यवादी दल का ही नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि नए जनवाद की स्थापना होती है। अब 1949 या 1947 के बाद साम्यवादी दल की स्थापना हो जाती है चीन में, और उसके बाद एक नए जनवाद की स्थापना का दौर हम देखते हैं 1949 से लेकर 1965 के बीच। 1949 से 65 के बीच नए जनवाद का दौर है ये। इसमें 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित होती है। पता है आपको 1949 में वो कुओमिंतांग को पराजित कर देते हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, उसकी सरकार बनती है, जिसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए चाइना का आज ऑफिशियल नाम, जो आधिकारिक नाम है, वो भी यही है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनती है। या नए लोकतांत्रिक सिद्धांत अपनाए जाते हैं, और इनके जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसका जो प्रमुख आधार है वो क्या है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही इनके राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख आधार मानी जाती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है उसका पूरी तरह सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जो निजी कंपनियां थी, निजी क्षेत्र था, उसी तरह से धीरे धीरे उसे समाप्त कर दिया जाता है। 1953 ईस्वी में क्या है कि समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम की घोषणा की जाती है कि किस तरह के समाजवादी बदलाव लागू किए जाएंगे। और 1958 में एक लंबी छलांग वाला आंदोलन शुरू किया जाता है। 1958 ईस्वी में लंबी छलांग वाला आंदोलन शुरू होता है और औद्योगिकीकरण तथा पीपुल्स कम्यून्स की स्थापना की जाती है। और इस तरह से चीन जो है यहाँ से शुरुआत करता है अपने उस औद्योगिक विकास की। इसके अलावा समाजवादी व्यक्ति, ये जो जनवादी चीन जो था, या फिर कहें कि जो कम्युनिस्ट वर्ग था, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसका प्रमुख जो व्यक्ति हुआ समाज, उसकी प्रमुख चिंता थी समाजवादी व्यक्ति। और समाजवादी व्यक्ति से मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी पितृभूमि, अपनी जनता, काम, विज्ञान और जनसंख्या को महत्व दे। वो एक तरह से क्या है, वो समाजवादी व्यक्ति होता है। विभिन्न छात्र और महिला और किसान संगठनों की स्थापना इस दौर में हुई। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि दर्शन का टकराव। अब ये एक दौर और आता है 1965 से लेकर 1978, जो दो दर्शनों के बीच जो है टकराव होता है। ये विशेषकर संस्कृतियों का टकरावों का दौर माना जाता है चीन के इतिहास में। संस्कृतियों के टकराव का दौर इसे कहा जाता है। इसमें साम्यवादी व्यक्ति और टकराव का दृष्टिकोण शुरू होता है कि साम्यवादी व्यक्ति जो है वो किस तरह से आधुनिक रास्तों को अपना सकता है, किस तरह से चीन इन रास्तों पे अपने साम्यवाद को लेकर क्या अपना आधुनिकीकरण कर सकता है, इस तरह की चीज़ें होती है। या फिर चीन को क्या अपने पुरानी जो संस्कृति थी, पुरानी परंपराएं थी, उन्हें वापस अपनाना चाहिए। इस बात को लेकर सांस्कृतिक टकराव का दौर शुरू होता है विशेषकर 1965 से लेकर 1978 के बीच। अब रेड गार्ड्स नाम के संगठन, छात्र संगठनों की स्थापना इसी दौर में की जाती है। रेड गार्ड्स छात्र और सेना के संगठन स्थापित होते हैं। मुख्यतः सांस्कृतिक क्रांति और टकराव का दौर ये माना जाता है, और आर्थिक प्रगति में रुकावट का दौर भी है, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक टकराव का दौर था, संस्कृति के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया था। तो यहाँ एक तरह से ये जो दौर है 65 से लेकर 78 का जो दौर है, इसमें चीन का जो आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। अब हम देखते हैं 1978 ईस्वी के आर्थिक सुधार। चीन का ये जो दौर था, ये आर्थिक प्रगति के रुकने का दौर था या थम जाने का दौर माना जाता है। लेकिन 1978 ईस्वी के आर्थिक सुधार यहाँ पर चीन ने लागू किए। 1978 के जो आर्थिक सुधार हैं वो चीन लागू करता है। उसमें राजनीतिक दावपेच का युग, हालांकि ये जो युग है 1978 का, ये राजनीतिक दावपेच का युग है, लेकिन फिर भी इसमें आर्थिक प्रगति चीन की बहुत ज़्यादा होती है। ये तंग शियाओपिंग जो है तरह पार्टी का नियंत्रण, अब यहाँ पर वो नेता बन जाते हैं। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत, और इसी दौर में समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसके बाजार अर्थव्यवस्था है उसकी दौर की शुरुआत भी होती है। अब और इस दौर में उन्होंने आधुनिकीकरण के 4 लक्ष्य योजना वो लेके आते हैं। उसमें मुख्य रूप से विज्ञान पे जोर देते हैं, विज्ञान की उन्नति पर, उद्योगों की उन्नति पर, या कृषि और रक्षा पर जोर दिया जाता है। नए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की जाती है। और यहाँ इसी दौर में हम देखते हैं कि नए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर, क्योंकि नए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के कई आंदोलन हो रहे थे, तो एक तियानमेन जो चौक है उसकी घटना बहुत प्रसिद्ध घटना मानी जाती है, क्योंकि 4 मई जो क्रांति का दिन था,
जब क्रांति 1919 में जो क्रांति हुई थी 4 मई 1919 को, उसी दिन 4 मई को 1989 को एक लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो बड़े स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर। लेकिन चीन की जो सरकार थी, साम्यवादी सरकार, उसके द्वारा इसको दबा दिया जाता है बेरहमी से। तो इसकी पूरे विश्व में आलोचना भी होती है। तो एक घटना जो है इस दौर में होती है। हालांकि फिर भी चीन जो है अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अब हम बात करें ताइवान का किस्सा। तो इस प्रकार हमने पूरे चीन के बारे में अध्ययन कर दिया कि चीन ने किस प्रकार से, पूरा एक तरह से इतिहास आपने चीन का देख लिया है। और जो चीन का इतिहास है उसमें ताइवान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ताइवान का जो इतिहास है, ताइवान का जो किस्सा है, जो कहानी है, उसका भी बहुत महत्व है चीन के इतिहास की जानकारी में। तो चीन का जो आधुनिक इतिहास हमने पीछे पढ़ा है उसमें भी आप ध्यान रखिए ताइवान का जो किस्सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ताइवान की अगर हम बात करें तो यहाँ गणतंत्र की स्थापना किसने की? चियांग काई शेक जो थे उन्होंने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की थी। वो जब समाजवादी दल से या साम्यवादी दल से वो पराजित हो गए थे तो 1949 में वो कहाँ भाग गए थे? ताइवान भागकर वो चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी ताइवान में। तो वहाँ पर एक स्थायी सरकार की स्थापना उन्होंने की थी। तो चियांग काई शेक का नेतृत्व में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना है। अब पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, ताइवान की क्या पृष्ठभूमि रही है उसको एक बार देख लेना जरूरी है। जो ताइवान है दोस्तों, उसमें 1894-95 में क्या होता है, युद्ध के दौरान जापान का उपनिवेश बन जाता है। वो जापान यहाँ हमला करता है। शुरू से जो ताइवान था, पहले समझ लें कि चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1894-95 में क्या होता है, जब जापान ने यहाँ पर हमला किया और उसे अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता है जापान। यहाँ पर अपने उपनिवेश की स्थापना जापान ने की 1943 ईस्वी की जो कायरो घोषणा, लेकिन 1943 की कायरो घोषणा से और 1949 ईस्वी की पोट्सडेम घोषणा से चीन की संप्रभुता की प्राप्ति होती है। चीन को संप्रभुता यहाँ मिल जाती है। 1947 के प्रदर्शन, तो हम ये देख रहे हैं कि इन दो घटनाएं जो पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। 1947 ईस्वी के प्रदर्शन भी यहाँ होते हैं। किस तरह के प्रदर्शन होते हैं? चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग की दमनकारी सरकार, जब ताइवान में प्रदर्शन होते हैं तो यहाँ के चियांग काई शेक जो हैं उनके नेतृत्व में कुओमिंतांग जो पार्टी है उनका जो दल है वो दमनकारी सरकार की स्थापना करने में सफल होता है। कहाँ पर? ताइवान में। हम देखते हैं कि स्थानीय आबादी को, यहाँ से लगभग स्थानीय जो आबादी थी उसको बेदखल कर दिया जाता है और यहाँ एक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाता है। इसके बावजूद भी, क्योंकि ये दमनकारी सरकार थी दोस्तों, फिर भी ताइवान ने बहुत अधिक विकास किया था और उसने एक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया अपने। और ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना। इसी बीच फिर कुछ वर्षों बाद 1987 के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फौजी कानून थे उनको समाप्त कर दिया जाता है और चियांग काई शेक की मृत्यु के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है और विदेशी संबंधों की स्थापना भी होती है। और जो इसके बाद हम देखते हैं कि आज भी ये प्रश्न जो है, क्योंकि चाइना का ये मुख्य हिस्सा रहा है, चीन का मुख्य हिस्सा रहा है ताइवान, तो आज भी इसकी मुख्य भूमि को लेकर और इसके पुनः एकीकरण को लेकर दुनिया में ये बहस होती रहती है। चीन इस बात को लेकर काफ़ी नाराज होता है विदेशी दूसरे देशों से। तो ये जो बहस है आज भी चली है, आज भी मुद्दा कायम है। तो दोस्तों आज हमने इस तरह से देखा है कि किस प्रकार जो चीन है वहाँ पर किस तरह से स्थापना होती है साम्यवादी दल की, और साम्यवादी दल जो है उसकी स्थापना के बाद लेकर वो किस तरह से आगे अपना संघर्ष करता है राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करने में। चीन को एक राजनीतिक स्थायित्व और एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस पर आज हमने चर्चा की और इसके अलावा हमने ताइवान का जो किस्सा था, ताइवान के साथ जो चीन के संबंध थे उसके बारे में भी अध्ययन किया। आगे के भागों में हम बात करेंगे कि ये जो दो देश हमने पढ़े, इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, चीन और जापान, ये जो आधुनिकीकरण के जो दो रास्ते थे ये आखिर एक दूसरे से क्या भिन्न थे, आखिर किस तरह से अपनाए गए, इनकी एक समीक्षा हम आगे के भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।